अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 13। आज के लेसन में हम देखेंगे स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है, डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है, रैपर क्लासेस क्या होती हैं और रैपर क्लासेस में बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन ओवरराइड को देखा था। फंक्शन ओवरराइड बेसिकली क्या होता है, आपके पास इनहेरिटेंस में यूज़ हो रहा होता है। पेरेंट क्लास में सेम सिग्नेचर फंक्शन और आपके पास चाइल्ड क्लास में भी सेम सिग्नेचर फंक्शन होता है, लेकिन दोनों की डेफिनेशंस अलग होती हैं। तो उस फंक्शन को आप क्या कहते हो? फंक्शन ओवरराइड कहते हो। बाइंडिंग, एसोसिएशन ऑफ मेथड कॉल टू अ मेथड बॉडी इज नोन एज बाइंडिंग। बाइंडिंग बेसिकली जो टर्म यूज़ होता है वो आपका मेथड के साथ एसोसिएट होता है, फंक्शन के साथ। जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हो तो कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब आपने फंक्शन ओवरराइड फॉर एग्जांपल किया हुआ है, तो उनमें से कौन सा फंक्शन कॉल होगा उसको आप कहते हो बाइंडिंग। दो टाइप्स की बाइंडिंग है आपके पास, एक स्टैटिक बाइंडिंग होती है और एक डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग वो बाइंडिंग होती है जो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाती है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो कौन से वाला फंक्शन कॉल होना है। डायनामिक बाइंडिंग बेसिकली जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो वो डिसाइड किस टाइम पे होता है? रन टाइम के ऊपर। जब एग्जीक्यूशन वहाँ पे आती है तो उस टाइम पे डिसीजन होता है कि अच्छा यार, अब आप लोगों ने ये वाला फंक्शन कॉल करना है। स्टैटिक बाइंडिंग को अर्ली बाइंडिंग भी हम लोग बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है कि द बाइंडिंग विच कैन बी रिजॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम बाय द कंपाइलर इज नोन एज स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। कि कंपाइल टाइम पे अगर आप डिसाइड हो जाते हैं कंपाइलर से कि आपने जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा, तो उसको आप कह देते हो स्टैटिक बाइंडिंग। द बाइंडिंग ऑफ स्टैटिक प्राइवेट एंड फाइनल मेथड इज कंपाइल टाइम। आपके पास स्टैटिक, प्राइवेट या फाइनल मेथड्स अगर होंगे तो वो कंपाइल टाइम के ऊपर होते हैं, मतलब वो स्टैटिक बाइंडिंग होती है आपकी। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपके पास जो स्टैटिक है वो भी चेंज नहीं होता, प्राइवेट आपके पास जो है वो भी चेंज ओवरराइड नहीं हो सकता, फाइनल मेथड भी आपके पास कांस्टेंट हो जाता है, वो भी आपके पास ओवरराइड नहीं होता। तो ये तीनों मेथड्स आपके पास ओवरराइड नहीं होते। तो जब ये ओवरराइड नहीं होते तो इस वजह से कंपाइल रन टाइम के ऊपर कंपाइल टाइम के ऊपर ही आपको पता होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल होना है, क्योंकि ओवरराइड हो ही नहीं सकते। द रीज़न इज डैट द दीज मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देख लिया। एंड द टाइप ऑफ द क्लास इज डिटरमिन्ड एट द कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सी क्लास में कौन सी जगह से कॉल होना है। स्टैटिक ग्लोबल होता है, प्राइवेट वैसी आपकी चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होता, फाइनल आपके पास कांस्टेंट बन चुका होता है। तो ये तीनों आपके पास जो फंक्शंस की टाइप होती हैं ये आपके पास स्टैटिक बाइंडिंग में आती हैं। डायनामिक बाइंडिंग, और इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं हम लोग। जैसा कि हमने पहले देखा इसको कि आपके पास व्हेन कंपाइलर इज नॉट एबल टू रिजॉल्व द बाइंडिंग एट कंपाइल टाइम, सच बाइंडिंग इज नोन एज डायनामिक और लेट बाइंडिंग। कंपाइल टाइम पे अगर आपके पास डिसीजन नहीं होता कि कौन सा मेथड कॉल करना है तो आप इसको क्या बोलोगे? डायनामिक बाइंडिंग। मेथड ओवरराइडिंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायनामिक बाइंडिंग, क्योंकि आपके पास जो होता है सेम फंक्शन पेरेंट में भी होता है, सेम चाइल्ड में भी होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त आप डिसाइड कर रहे होते हो कि आपने पेरेंट का कॉल करना है या आपने चाइल्ड का मेथड ओवरराइड कॉल करना है। तो इसलिए जो आपके पास डायनामिक बाइंडिंग होती है वो नॉर्मली मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर ही चल रही होती है। स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग में हम थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग हैपन्स एट कंपाइल टाइम वाइल डायनामिक बाइंडिंग हैपन्स एट रन टाइम। ये हम पहले देख चुके हैं। बाइंडिंग ऑफ प्राइवेट स्टैटिक एंड फाइनल मेथड ऑलवेज हैपन टू कंपाइल टाइम। ठीक है, और सिंस दिस मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन व्हेन द मेथड ओवरराइड इज एक्चुअली हैपन, तो आपको क्या पता है इससे कि आपके पास ये आ जाती है डायनामिक बाइंडिंग। द बाइंडिंग ऑफ ओवरलोड मेथड इज स्टैटिक। ओवरलोड, ठीक है ना, ओवरलोड आपके पास एक ही क्लास के अंदर मेथड्स होती हैं, वो स्टैटिक होती हैं, और ओवररिडन मेथड जो होते हैं वो आपके पास डायनामिक होती हैं। जावा रैपर क्लासेस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जावा रैपर क्लासेस, वो हम देख लेते हैं। रैपर क्लासेस प्रोवाइड अ वे टू यूज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एज ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? इंट हो गया, बुलियन हो गई, करेक्टर हो गया आपके पास। ये जो बिल्ट इन कुछ डाटा टाइप्स हैं ये आपके पास प्रिमिटिव होती हैं डाटा टाइप्स। रैपर क्लासेस आपको क्या कहता है कि अगर आपने इन
डाटा टाइप्स को इंट हो गया, बूल हो गया, करेक्टर हो गया, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है, तो आपको एक तरीका देता है रैपर क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होंगे आपके पास? ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं आपके पास वो रेफरेंस टाइप होती हैं, जबकि सिंपल प्रिमिटिव जो हैं वो ये रेफरेंस वैल्यू टाइप होती हैं आपके पास। तो बहुत सारे केसेस में हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए होती हैं, ना कि हमें नॉन रेफरेंस वेरिएबल प्रिमिटिव डाटा टाइप चाहिए होती हैं। तो इसलिए हम रैपर क्लासेस को यूज़ करते हैं। रैपर क्लासेस जो है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आ रहे होती हैं। Why we need wrapper classes? Wrapper class will convert primitive data types into object. ये हमने पहले बात कर ली. The objects are necessary if we wish to modify the arguments passed into the method. जैसा कि आपको पता है कि आप अगर सिंपल इंटीजर करेक्टर वगैरह पास करते हो तो फंक्शन में, तो पास बाय वैल्यू होता है, लेकिन अगर आप पास बाय रेफरेंस को यूज़ करना चाहो तो आपको ऑब्जेक्ट में इनको कन्वर्ट करना पड़ता है. The classes in java.util package handles only objects and hence wrapper classes help in the case also. आपके पास java.util पैकेज जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करता है. अभी हम कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे java.util के अंदर आएंगी. तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो पैरामीटर से पास कर सकते हो वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं. तो वहाँ पे आपको रैपर क्लासेस यूज़ होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं. इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे लिस्ट, वेक्टर्स, ये सारे जो आपके पास आगे हम लेक्चर्स में यूज़ करेंगे, इनमें भी आपको जो पास करना पड़ेगा वो क्या होगा? रेफरेंस टाइप, मींस कि ऑब्जेक्ट्स पास करने पड़ेंगे, ना कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. इसी तरह हम कुछ आगे लेक्चर्स में मल्टी थ्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे. तो मल्टी थ्रेडिंग में अगर आपने सिंक करना है डाटा को, तो वो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है, ना कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ज़रिए. तो इस वजह से इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमें आगे जब हम लोग ये डिटेल में काम या हाई लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं. आपको एक टेबल नीचे गिवन है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप अगर आपने यूज़ करनी होती है तो आप इंट फॉर एग्जांपल INT लिखते हो, जबकि अगर आपने इसको एज अ रैपर क्लास यूज़ करना है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो आप इसको कंप्लीट इंटीजर लिखोगे और आई कैपिटल होगा. अगर मैं करेक्टर की बात करूं तो सेम केस है, करेक्टर CHAR हम लिखते हैं हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में. अगर हम इसको रैपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेक्टर और C कैपिटल लिखेंगे. तो ये आपके पास पूरा टेबल गिवन है कि सिंपल जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो किस तरह रैपर क्लास से इक्विवेलेंट हो रही हैं कोडिंग के दौरान. एक बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है और एक अनबॉक्सिंग का. बॉक्सिंग इज यूज टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स. बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है लाइक इंटीजर है, उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि वो अब एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर हो, ना कि प्रिमिटिव डाटा टाइप कंसीडर हो. तो आपको पता है इंट जो है सिंपल इंट अगर आप बनाएंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कैपिटल आई और पूरा इंटीजर इसमें, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई पब्लिक क्लास ऑटो बॉक्स टेस्ट के नाम से. इसमें मेन फंक्शन था, हमने बनाया इंट नम इक्वल्स टू 10. ये तो प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गई. अगर अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये कहलाएगा बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल आई से इंटीजर, पूरा इंटीजर, OBJ नाम दे दिया, इक्वल्स टू, आगे मैंने बोला इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ नम. नम जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप थी, मैंने उसे बोला कि नम की जो है वो वैल्यू उठाए इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि वो इंटीजर है, और इसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? रैपर क्लास इंटीजर के अंदर. तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है आपका, ये जो हाईलाइटेड है, इसको आप क्या बोल देते हो? ये आपके पास डाटा आ चुके हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर रैपर क्लास में, क्योंकि यहाँ पे अब OBJ जो है वो कैपिटल आई इंटीजर से बना हुआ है, तो दोनों में वैल्यू सेम पड़ी हुई होगी, लेकिन एक ऑब्जेक्ट होगा, एक रेफरेंस टाइप होगा. इसी तरह अनबॉक्सिंग जो है, अनबॉक्सिंग बेसिकली क्या होती है? अनबॉक्सिंग इज यूज टू कन्वर्ट द रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप. अब आपके पास क्या होगा कि आपने एक रैपर क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर, रेफरेंस टाइप के अंदर. तो आप अगर ये प्रोसेस करोगे तो इसका मतलब है बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास बनाई मेन फंक्शन, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर OBJ इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 10. इसलिए 10 हमने स्टोर करवा दिया. अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये OBJ जो है ये रैपर क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इसके बाद हमने क्या किया, इंट नम आर्म वेरिएबल बनाया जो आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, और हमने क्या बोला, इक्वल्स टू OBJ
वो जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया रैपर क्लास का डॉट इंट वैल्यू, कि इस ओबीजे के अंदर जो इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है वो कहाँ पे कन्वर्ट कर दे, सिंपल रेफरेंस टाइप के अंदर, इंट नम के अंदर। तो अगेन अब इन दोनों में वैल्यू सेम होंगी, लेकिन नम जो है वो रेफरेंस टाइप होगा, ओबीजे जो है वो आपका रैपर क्लास ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपके पास बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, ये आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं रैपर क्लासेस के अंदर। बाकी हम इसको डिटेल में आगे जब हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट वगैरह, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे ये ज़रूरत पड़ता है। थैंक यू।